गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 16 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट से। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के कौन कौन से फंक्शन हैं और साथ साथ किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग की जाती है या सेटलमेंट किए जाते हैं, वो आज इस टॉपिक के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो द सेकेंड टायर ऑफ द कैपिटल मार्केट व्हाट वी कॉल द स्टॉक मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंज। The stock exchange is a virtual market where buyers and sellers trade in existing security. It is a market hosted by an institute or any such government body where the share, stocks, debenture, bonds, futures, options are traded. अगर हम सेकंड टायर की बात करें अपने कैपिटल मार्केट की, तो वो कैपिटल मार्केट के अंदर क्या हुआ सेकंड टायर के अंदर कि हमारी एक कॉल आई किसकी, स्टॉक मार्केट की और स्टॉक एक्सचेंज की। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक वर्चुअल मार्केट है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स ट्रेड करते हैं किसी एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के अंदर। ये जो मार्केट है ये कोई इंस्टीट्यूट होस्ट करती है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट बॉडी, जो कि पर्टिकुलरली किसके अंदर डील करती है, शेयर्स के अंदर, स्टॉक के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, जिसमें हमें ट्रेड करना है। इसके बाद लिखा हुआ है कि स्टॉक इज अ मीटिंग प्लेस फॉर बायर्स एंड सेलर, दीज कैन बी ब्रोकर्स, एजेंट्स, इंडिविजुअल्स। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिसाइडेड बाय द रूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन इंडिया द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज इज द BSE. They are the total of 21 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो एक मीटिंग प्लेस होता है बायर्स और सेलर्स का, जहाँ पे ब्रोकर्स, एजेंट्स और इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर हम बात करें तो जो कमोडिटी की जो प्राइस है वो डिसाइड की जाती है हमारे जो डिमांड और सप्लाई के जो रूल्स हैं उनके बिहाफ पे। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज है वो है BSE। तो अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर टोटल 21 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फंक्शंस की। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज का जो पहला फंक्शन है वो है लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि वन ऑफ द मेन ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज दैट इज इट इनेबल्स हाई लिक्विडिटी। द सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड एट अ मोमेंट नोटिस एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इट इज अ कंटिन्यूस मार्केट एंड द इन्वेस्टर कैन डाइवर्स्ट एंड री इन्वेस्ट विद द ईज एज पर देयर विशेज। अगर हम हमारे ड्राइंग फैक्टर्स की बात करें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो वो क्या है कि हमें हाई लिक्विडिटी इनेबल होनी चाहिए। तो जो भी सिक्योरिटीज़ हमने सोल्व किए है तो उसके बिहार पे हमें एक नोटिस होता है कि हम उसको जल्दी से जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट करें। तो जो भी हमारे कंटिन्यूस मार्केट है उसके अंदर जो इन्वेस्टर है वो डी वेस्ट या री इन्वेस्ट करते हैं अपनी विशेष के अकॉर्डिंग। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इन अ सेकेंडरी मार्केट द ओनली वे टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एज वियर द रूल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। स्टॉक एक्सचेंज इनेबल दिस process via constant valuation of the all securities. Such prices of shares of various companies can be tracked via the index as we call the Sensex. प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो जो भी प्राइस है सिक्योरिटीज़ की वहाँ पे उनको सप्लाई और डिमांड के रूल के बिहार पे डिटरमाइन किया जाता है। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इनेबल करता है इस प्रोसेस को कि उसके अंदर हम कांस्टेंट वैल्यूएशन करें सारी सिक्योरिटीज़ का। जो भी प्राइजेस हैं शेयर की वेरियस कंपनीज़ की उनको ट्रैक किया जाता है एक इंडेक्स के अंदर, जैसे कि हम कहते हैं इंडिया के अंदर हम सेंसेक्स से देख सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है सेफ्टी। द गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली गवर्न्स एंड रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज। इन द केस ऑफ द BSE द SEBI इज द गवर्निंग बॉडी। ऑल द ट्रांजेक्शन अकर विद द लीगल फ्रेमवर्क। दिस प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद द एश्योरेंस एंड सेफ प्लेस टू ट्रांसैक्ट इन सिक्योरिटीज़। अगर हम गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस की बात करें तो गवर्नमेंट जो स्ट्रिक्टनेस है वो गवर्न एंड रेगुलेट की जाती है इन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अगर हम BSE के केस के अंदर बात करें तो SEBI इसको गवर्न करती है और जितने भी जो ट्रांजैक्शन इसके अंदर किए जाते हैं वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर किए जाते हैं। तो प्राइवेट जो इन्वेस्टर होते हैं उनको एक एश्योरेंस प्रोवाइड होता है इन गवर्निंग बॉडी से, और एक ये उसके बिहार पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक सेफ प्लेस होता है जहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। एज वी नो द स्टॉक एक्सचेंज डील्स इन ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज बट दीज सिक्योरिटीज आर कंटिन्यूसली सोल्ड एंड रीसोल्ड एज सो ऑन। दीज अलाउज द फंड्स टू बी मोबिलाइज एंड चैनलाइज इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल द बूस्ट द इकोनॉमी। अगर हम देखें तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो डील कर रहा है कि वो सिक्योरिटीज़ को इशू करे। तो हम देखें तो जो सिक्योरिटीज़ है वो कंटिन्यूसली सोल्ड और रीसोल्ड की जाती हैं। तो ये हमारे फंड्स को अलाउ करता है मोबिलाइज़ करने के लिए, और साथ साथ जो भी हमारे चैनल्स है उनको भी इंस्टीट करता है, जिससे जो हमारी इकोनॉमी है वो बूस्ट होती है, मींस उसमें डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। क्या ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर होता है? तो सबसे पहले अगर हमें किसी स्टॉक मार्केट के अंदर या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो हम किस तरीके से ट्रेडिंग प्रोसीजर को या सेटलमेंट प्रोसीजर को अपनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसके अंदर, सेलेक्टिंग अ ब्रोकर और सब ब्रोकर व्हेन अ पर्सन विशेस टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट कंटिन्यू डू इज इन हिज और इंडिविजुअल कैपेसिटी। द ट्रांजेक्शन कैन ऑल्सो अकर थ्रू अ ब्रोकर और सब ब्रोकर, सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रोकर मस्ट बी अपॉइंटेड। अगर हम बात करें तो प्रोसीजर के अंदर जो पहला पॉइंट है हमारा वो है कि हम ब्रोकर या सब ब्रोकर को सिलेक्ट करें। तो जो पर्सन होता है उसको विश होता है कि वो किसी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करे, तो वो खुद अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है किसी ब्रोकर और सब ब्रोकर की उसमें हेल्प लेता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ब्रोकर को अपॉइंट करते हैं। नाउ सच अ ब्रोकर कैन बी इंडिविजुअल और अ पार्टनरशिप ऑफ अ कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक। They must be registered under SEBI. Once a such a broker is appointed, you can buy and sell share on the stock exchange. जब हम किसी ब्रोकर, जो ये ब्रोकर्स होते हैं ये कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप या कोई कंपनी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं और ये सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये जो ब्रोकर होते हैं ये हमें अपॉइंट होते हैं जिससे हम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने शेयर्स को बाई और सेल कर सकें। सेकंड है कि ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। Since the reforms, all securities are now in electronic format. There are no issue physical shares securities anymore. So, as an investor must open a dematerialized account, a demat account to hold and trade in such electronic securities. अगर हम हमारे रिफॉर्म्स की बात करें तो जितनी भी सिक्योरिटीज़ है आज के टाइम में वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर की जाती है। तो जो भी पहले जो इशू करते थे हम फिज़िकली किसी शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को, वो अब नहीं की जाती है। अब सारी जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में की जाती है। तो जो इन्वेस्टर है वो अपना एक डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट खुलवाता है बैंक्स के अंदर या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो ये जो डीमैट अकाउंट है ये होल्ड किया जाता है और ट्रेड किया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो so you and your broker will open a demat account with the depository participant. Currently in India, there are two depository participants, namely Central Depository Service Limited (CDSL) and National Depository Service Limited (NDSL). तो आप क्या करते हैं, आप लोग आप और जो भी आपका ब्रोकर है वो डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अंदर। तो इंडिया के अंदर हम बात करें तो दो तरीके की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, एक है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और दूसरा है नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इसके बाद क्या करते हैं हम, जब हम डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं उसके बाद हम ऑर्डर को प्लेस करते हैं। तो एंड देन द इन्वेस्टर विल एक्चुअली प्लेस एन ऑर्डर टू बाय और सेल शेयर्स। द ऑर्डर विल बी प्लेस्ड with his broker or the individual can transact online if the broker provides such services. One thing of essential importance in that the order instruction should be very clear. Example, buy 100 share of XY company for a price of 140 rupees or less. अब क्या करना होता है कि जब हम डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं अपने ब्रोकर के साथ, तो अब हमें क्या होता है कि हम अपने ऑर्डर्स को प्लेस करना चालू कर देते हैं। तो इन्वेस्टर क्या करता है कि उन ऑर्डर्स को प्लेस करता है जिनके अंदर उसको शेयर्स को बाय और सेल करना है। तो उस ऑर्डर के प्लेस होने के बाद जो ब्रोकर है या इंडिविजुअल है वो ट्रांसैक्ट होता है ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, और जो ब्रोकर है उनको कुछ तरीके की सर्विस प्रोवाइड होती हैं। तो अगर हम इसकी इसेंशियल इंपॉर्टेंस देखें तो एक ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम ये सारी चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि हमें किस जगह अपना ऑर्डर प्लेस करना है। तो अगर एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं समझाऊं तो अगर किसी एक्स वाई जेड कंपनी की हमें 100 शेयर्स ख़रीदने हैं तो उसको हम 140 की प्राइस पे या उससे कम की प्राइस पे ख़रीद सकते हैं। तो ये जो इंडिकेशन है जिसके बेसिस पे ये गाइडलाइन होती है, ये इंस्ट्रक्शन होता है कि वो आपको स्टॉक एक्सचेंज जो ब्रोकर है वो आपको प्रोवाइड कराता है कि आपको किस जगह ये ऑर्डर प्लेस करना है। देन द ब्रोकर विल एक्ट अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजेक्शन, प्लेस एन ऑर्डर फॉर द शेयर और द प्राइस मेंशन्ड और इवन बेटर प्राइस इज अवेलेबल। द ब्रोकर विल इशू एन ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। जो ब्रोकर होता है वो अब अपना एक्ट प्ले करता है और उसके अकॉर्डिंग वो इसके थ्रू अपना ट्रांजेक्शन करता है और ऑर्डर प्लेस करता है जो कि शेयर्स के अंदर प्राइस मेंशन है, और जो भी प्राइस बेटर प्राइस वो चाहता है उस अवेलेबल उसके बिहाफ पे वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है। तो ब्रोकर क्या करता है, इस ऑर्डर को इशू करता है और एक कन्फर्मेशन स्लिप इन्वेस्टर को प्रोवाइड कराता है उसकी। नेक्स्ट जो है वो है हमारा पॉइंट एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। वंस द ब्रोकर रिसीव्स द ऑर्डर फ्रॉम द इन्वेस्टर ही एग्जीक्यूट्स इट विद इन 24 आवर्स ऑफ दिस द ब्रोकर मस्ट
issue a contract note. This document contains all the information about the transaction, like the number of shares translated, the price, date and time, and the transaction, brokerage amount, etc. Contract note is an important document in the case of legal dispute. It is the evidence of the transaction. It also contains the unique order code assigned to it by the stock exchange. अब क्या करता है, जो ब्रोकर है जिसने ऑर्डर को प्लेस किया है, अब वो उसका एग्जीक्यूशन करता है. तो जब ब्रोकर उस ऑर्डर को रिसीव कर लेता है इन्वेस्टर से, तो वो एग्जीक्यूट करता है उसको. तो 24 आवर्स के अंदर हमें उसको एग्जीक्यूट करना होता है. और जो ब्रोकर होता है एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है, जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन उस ऑर्डर के रिगार्डिंग होती है कि हमने क्या ट्रांजेक्शन किया है, कितने तरीके के हमने शेयर्स को ख़रीदा है, किस प्राइस पे हमने ख़रीदा है और किस टाइम और डेट और टाइम पे हमने उसमें ट्रांजेक्शन किया है, और क्या हमारा ब्रोकरेज अमाउंट होगा. तो जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी लीगल डिस्प्यूट को एक केस पे किया जा सकता है. ये एक एविडेंस होता है उन ट्रांजेक्शन्स का. इसके अंदर कुछ यूनिक ऑर्डर कोड असाइन होते हैं जो कि कोई स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा दिए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा सेटलमेंट. हियर द एक्चुअल सिक्योरिटी आर ट्रांसफर फ्रॉम द बायर टू द सेलर एंड द फंड विल बी also be transferred. Here too the broker will deal with the transfer. There are two types of settlements. On the spot settlement where we exchange the funds immediately and the settlement follows the T+2 pattern. So as the transaction occurring on Monday will be started to Wednesday by the second working day. ठीक है. जो हमारा नेक्स्ट अब होता है कि जब हम किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो अब हम पहुँचते हैं अपने सेटलमेंट के स्टेज पे. तो जो एक्चुअल सिक्योरिटीज जिनको हमने ट्रांसफ़र किया है बायर से सेलर के में, तो अब जो भी फंड्स हैं हमें उनको ट्रांसफ़र करना होता है. तो ब्रोकर क्या करता है, इन ट्रांसफ़र के अंदर डील करता है. तो हम देखते हैं कि इसके अंदर दो तरीके के सेटलमेंट हो सकते हैं. तो एक जो होता है वो होता है स्पॉट सेटलमेंट. स्पॉट सेटलमेंट क्या होता है कि हम कोई भी फंड्स का एक्सचेंज करें इमीडिएटली, तो हमें सेटलमेंट फॉलो करना होता है T+2 पैटर्न का. और T+2 पैटर्न क्या है कि अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम मंडे से स्टार्ट करके उसको सेटल कर रहे हैं कब, वेडनेसडे को, मतलब कि सेकंड वर्किंग डे पे. तो टी मीन्स क्या है, जिस डे पे आप अपना ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं और कितने और कब उसको सेटल करना चाहते हैं वो हम +2 से डिनोट कर देते हैं. कि मंडे के बाद आपने देखा ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब 2 दिन बाद. मंडे को मैंने उसको शेयर्स को ख़रीदे, उसके ऑर्डर प्लेस किए, उनको एग्जीक्यूट किया. अब मैं चाहता हूँ उनका फंड्स का मैं एक्सचेंज करूं, तो मीन्स मैं चाहता हूं कि मंडे को मैं चाहता हूं कि मैं अब उनका सेटलमेंट चाहता हूं उन फंड्स का. तो क्या करता हूं कि मंडे को मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं इसको सेटल करूंगा कब, 2 दिन बाद. तो मेरा जो पैटर्न होएगा वो क्या होगा, T+2 पैटर्न हम क्या करते हैं उसमें फॉलो करते हैं. मीन्स 2 दिन बाद हमें उसका सेटलमेंट करना होता है जब हम स्पॉट सेटलमेंट की बात करें. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.